मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया? आप लोगों की आवाज को ऐसी आवाज होती है क्या? सभागार के बाहर भी जो कार्यकर्ता उपस्थित है, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ता भी अपने दोनों हाथ उठाइए जरा दोनों हाथ पीछे तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, शहर के अध्यक्ष भाई जगदीश मुनिक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, पुणे के लोकप्रिय सांसद श्री गिरीश बापट जी, पुणे के प्रथम नागरिक मुरलीधर जी, श्री भीमराव तापकीर जी, श्रीमती माधुरी ताई, श्री सुनील कांबले जी, और आज इस सभागार में और सभागार के बाहर उपस्थित ऐतिहासिक नगरी के भारतीय जनता पार्टी की मालिक ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को प्रणाम। मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। 2 दिन से महाराष्ट्र में हूं। लगभग छोटे मोटे होकर 10 कार्यक्रम हुए, मगर जिस कार्यक्रम से मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी ऐसा कार्यक्रम है आप लोगों के साथ बातचीत करना। इसका कारण है, यहां ढेर सारे युवा कार्यकर्ता बैठे जिनको भी सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 25 साल, 30 साल, 40 साल काम करना है। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह मेरी जीवन की कैरियर की शुरुआत एक बूथ के कार्यकर्ता के नाते हुई। गुजरात की साबरमती विधानसभा के बूथ नंबर 263 का 1981 में मैं बूथ का अध्यक्ष था और वहीं से मेरे जीवन की कैरियर की शुरुआत हुई। और मैं आज सभी को कहना चाहता हूं कि समग्र विश्व भर की राजनीतिक पार्टी में और देश में रजिस्टर्ड 1650 राजनीतिक पार्टियों में केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका बूथ का अध्यक्ष देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं नहीं। ना मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मैं किसी इस प्रकार की संस्था से जोड़ा हूं। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता हूं और ये पार्टी ने मुझे इस महान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका। कई बार चिलचिलाती ठंड में मेरे हाथ से मैंने दीवालों पर कमल बुतवाए हैं, नारे लिखे हैं, दरिया भी बिछाई है, मगर पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनते वक्त ये नहीं सोचा कि ये तो दरी बिठाने वाला कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन सकता है। मेरी पार्टी ने यही सोचा कि तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। मेरे सामने जो सारे कार्यकर्ता हैं उनको मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूं। मित्रों, ये पार्टी में जो मांगता है उसको कभी नहीं मिलता है और जो नहीं मांगता है उसको मांगना ही नहीं पड़ता है, पार्टी स्वयं दे देती है। अजीब प्रकार की पार्टी बनी तब से लेकर आज तक
जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में उसकी स्थापना हुई, तब आप कल्पना करिए 1950 में किस प्रकार की स्थिति होगी। आजादी मिली मिली थी, जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर तपता था, सारा आजादी का यश कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया था। और उस वक्त कुछ युवा खड़े हो गए कि हम नहीं मानते कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को, ये भारतीयता से नहीं जुड़े हैं, ये सिद्धांतों में भारत की मिट्टी की सुगंध नहीं, हम हमारा नया दल बनाएंगे। क्या मिजाज होगा उन लोगों का? अरे भाई क्या दल बनाओगे? कौन स्वीकार करेगा आपको? कौन वोट देगा आपको? मगर उन लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो भारतीय जनसंघ का बीज बो रहे हैं, विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का बीज बो रहे हैं, एक वटवृक्ष बनेगा। और आज समय देखिए साहब, आज समय देखिए, 70 ही साल में देखते 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 पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में हमें ताने लगाते, हम दो हमारे दो युवा कार्यकर्ता को मालूम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक समय एक चुनाव में 2 सीटें आई थी। अटल जी अडवाणी भी चुनाव हार गए थे, तो अंदर 2 थे, बाहर 2 थे, इसलिए कहते थे हम 2 हमारे 2। वो नारा लगाने वाले 44 पर अटक गए, हम 2 बार 300 पार कर कर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये पार्टी कभी नेताओं की पार्टी नहीं रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। और आज मेरे सामने जब युवा कार्यकर्ताओं को देखता हूं, मुझे कहे बगैर रहा नहीं जाता, मित्रों, पार्टी का भविष्य आप हो, मंच पर बैठे हुए हम लोग नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का भविष्य। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप बने हो और काम को आगे ले जाने का निर्णय लिया है, तब बूथ के महत्व को जरूर समझना। मुझे ठीक याद है, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, उपचुनाव था, मोदी जी राष्ट्रीय महासचिव थे, मेरे यहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने आए। उन्होंने कहा आप लोगों को अमित भाई को जिताने की जरूरत नहीं है। मैं कहा बेड़ा घर, क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा अमित भाई को मत जिताइए। उन्होंने कहा मेरा आपसे एक ही निवेदन है, हर बूथ का कार्यकर्ता अपना बूथ जिता दे, अमित भाई को विधायक बनाने की जरूरत नहीं है। मगर जब कार्यकर्ता अपना बूथ जिता देता है तो प्रत्याशी वैसे ही जीत जाता है। वो बहुत सरल गणित है मित्रों। ये गणित के आधार पर 2014 के बाद सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान के बाद संपर्क अभियान चला, उसके बाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला। जो शुभेच्छक हमारे कार्य सदस्य बने थे, उनको कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया हुई, और देखते 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 कुछ राज्यों की हमारी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर कच्छ के गुजरात तक फैलकर बैठ गई। और जहां स्वप्न भी नहीं देख सकते थे, वहां हमारी सरकारें बनी। मोदी जी की इतनी प्रचंड लोकप्रियता थी, और हमारे कार्यकर्ता का पुरुषार्थ था, पराक्रम की पराकाष्ठा थी, और ऐसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती जहां कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। इसलिए जब आप बूथ के अभियान से जुड़ते हो, संपर्क से अभियान से जुड़ते हो, तब हमेशा एक बात याद रखना कि कार्यकर्ता जनता और चुनी हुई इकाई के बीच में कड़ी होता है। सरकार के अच्छे कामों को वो जनता के पास, मतदाता के पास ले जाता है, और मतदाता की समस्याओं को सरकार के पास ले जाता है। ये कड़ी अगर निकल जाती है तो पार्टी नहीं बनती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं पुणे महानगर के अध्यक्ष जी को। कितनी युवा आयु है उनकी, और उन्होंने एक बेसिक काम करने की सोच बन पाई है। ये संपर्क अभियान जो है, वो कठिन से कठिन चुनाव जीतने की
पूंजी है, कुंजी है मित्रों। इस संपर्क अभियान के माध्यम से ही हम ये चुनाव जीत सकते हैं। मित्रों, पुणे नगरी में हूं, शिव छत्रपति का यहां प्रादुर्भाव हुआ। तिलक महाराज, ढेर सारे लोगों ने ये ऐतिहासिक नगरी के अंदर देश को दिशा दिखाने का काम किया। अभी मैं कॉरपोरेशन में जाकर आया, ज्योतिबा फुले को मैंने पुष्पांजलि दी। पूरे देश को रास्ता दिखाने वाले लोगों का ये नगरी है और इस नगरी में भारतीय जनता पार्टी का 2/3 से ज्यादा बहुमत से विजय बहुत जरूरी है। और विजय इस संपर्क अभियान से होगा। 600 शक्ति केंद्र के प्रमुख, हमारे 3000 कार्यकर्ता और बाहर भी जो बैठे हैं, ये सभी ये विजय की शिल्पी बन सकते हैं और इसके अलावे कोई हमें जिता नहीं सकता। मित्रों, मैं यहाँ आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं कि संपर्क अभियान का बुकलेट मुझे सुबह दादा ने दिखाया। इसके अंदर हमारी ढेर सारी उपलब्धियां, ढेर सारी योजनाएं डाली। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सत्ता में आई, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या केंद्र में नरेंद्र भाई की सरकार हो, हर जगह हमने अच्छा परफॉर्म किया है। आप कार्यकर्ता हो, इसलिए मैं आपको कहता हूं, किसी भी मतदाता को मिलते वक्त सीना चौड़ा कर कर जाइए। आपके नेतृत्व ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको सर नीचा डालना। सर उठाकर अहंकार जी का विवेक के साथ, संवेदना के साथ, हमें आपकी जरूरत है। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। इसको आगे लेकर जाना चाहिए। 7 साल के अंदर मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन की बयार लाए, उसकी पूरी दुनिया उसको महसूस करे। जो विदेश जाते होंगे उसको भारत के पासपोर्ट की वैल्यू में कितना बदलाव आया है वो मालूम पड़ेगा। किसी भी देश में जाओगे, पासपोर्ट देखे दोगे तो तुरंत पूछेगा, मोदी के भारत से आ रहे हो क्या? ये बदलाव, ये सम्मान 10 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। देश के आंतरिक सुरक्षा के कोई ठोर ठिकाने नहीं थे। आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, यहां पर हमारे जवानों को मार कर चले जाते थे और मौनी बाबा के मौन नहीं टूटता था, माथे पर जू नहीं रेंगती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कार्यकर्ताओं ने बना दी, देश की जनता ने बना दी। परिणाम क्या हुआ? उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया। उन लोगों को लगा कि अब क्या होना है, वो भूल गए कि सरकार कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही की है। मौनी बाबा प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधान। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर उनको हिसाब चुकता कर कर हमारे जवान वापस। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन तभी हो सकता है कि आत्मविश्वास से सरोवर नेतृत्व जब देश के शासन पर बैठा। भारत मां के लिए, उसके सम्मान के लिए कठिन से कठिन फैसला करने का मादा लेकर कोई नेता जब देश का प्रधानमंत्री बना हो, तभी ये फैसले हो सकते हैं। मित्रों, मैंने तो बहुत ताने सुने, क्योंकि मैं यूपी का इंचार्ज था। मुलायम सिंह जी भी कहते थे, बहन मायावती भी कहती थी, अखिलेश जी भी कहते, वहां फिर से चुनाव है, पहुंचेगी बात वहां, इसलिए फिर से कह रहा हूं। हमें पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अयोध्या का आंदोलन लेकर हम निकले, हजारों निर्दोष कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई, सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए। क्या दोष था इनका? वो वही चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का मंदिर हुआ है, वहां एक भव्य जन्म हुआ है, वहां एक भव्य मंदिर बने। इतनी ही सी तो मांग थी।
और हमें ताने लगाते थे कि हमारा राजनीतिक कार्यक्रम कभी मंदिर नहीं बनने वाला है। और आज मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप कोई रोक नहीं सके। नरेंद्र मोदी जी ने वहां मंदिर का भूमि पूजन कर दिया है और कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला गगनचुंबी श्री राम लल्ला का मंदिर वही जगह पे बनने वाला है। ये काम तब होते हैं जब सत्ता की परवाह नहीं। मेरे साथ एक बार बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये काम तभी होते हैं जब सत्ता की परवाह नहीं होती। ये काम तभी होते हैं कुर्सी से सिद्धांत पर ज्यादा प्यार होता है। और ये काम तभी होते हैं अपनी जान से ज्यादा भारत मां का सम्मान प्यारा होता है, तभी होते हैं। एक दूसरा वादा था, गिरीश भाई बैठे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता है यहां। भारतीय जनता पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर मेरे तक जितने भी घोषणा पत्र बाहर निकाले, सब में एक आता था, हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दें, हम कश्मीर से 35A को समाप्त कर। मुझे कई कार्यकर्ता पूछते थे, देश भर में मेरा प्रवास होता कि साहब एक घोषणा पत्र से ये वाक्य कब हटेगा। मैंने बोला, आपको क्या आपत्ति है वाक्य से? कि वाक्य से आपत्ति नहीं है, 370 से आपत्ति है, वो कब हटेगा? क्योंकि 2014 में हमारे पूरे बहुमत की सरकार थी, वो पूछते थे। 2019 में आप सबने परिश्रम किया, महाराष्ट्र की जनता ने झोली मोदी जी की कमल से भर दी और पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार आई। और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और खून का कतरा भी नहीं हुआ, एक गोली नहीं चलानी पड़ी। जो कहते थे खून की नदियां बहेगी, वो देखते ही देखते रह गए। और आज हमारा कश्मीर भारत मां का मुकुटमणि आज भारत के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। ये काम तभी होते हैं जब कोई करने का ठान कर बैठ जाए। अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखा है या नहीं देखा है? भाई जरा जोर से बोलो, देखा है या नहीं देखा है? मैं कई बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में गया था और वहां देखकर दिल में से बहुत ऊंडा निश्वास निकलता था। क्या स्थिति है, क्या भव्य दरबार था बाबा का, क्या हो गया। और देखते देखते देखते, और ये स्थिति आज की नहीं थी, औरंगजेब से लेकर आज तक जो भी वहां दर्शन करने जाता था मन मसोकर निकलता था। बाबा के दर्शन का आनंद तो होता ही था, मगर बाबा की स्थिति देखकर बहुत दुख होता था। आज औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों ने जी जलाया था, वो सभी का तर्पण नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और वहां पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमें झिझक नहीं, हमें कोई शर्म नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी फिर से सजाया और विंध्यवासिनी के मंदिर को भी फिर से एक बार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने किया है। मित्रों, महाराष्ट्र के अंदर भी संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी का मार्ग हो, संत तुकाराम महाराज के पालकी का मार्ग का शिलान्यास हो, महुरगढ़ में रेणुका देवी मंदिर, तुलजापुर में तुलजा भवानी का मंदिर, कोल्हापुर में अंबाबाई का मंदिर, संत एकनाथ का जन्मस्थान पैठव, 100 गांव में गजानन महाराज का मंदिर और शिरडी के साईं बाबा को एयरपोर्ट से जोड़ना, ये सारा काम आपको माहिती होनी चाहिए। केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने। कांग्रेस को कभी ये विचार नहीं आता, कभी विचार नहीं आता, क्योंकि उनको उनकी वोट बैंक का डर लगता है कि चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी। हम नहीं डरते हैं।
लोकतंत्र के अंदर जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, जनता की इच्छा का सम्मान होना चाहिए, जनता की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। और इसी तरह आज मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आपके सामने कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति के संवाहक और ध्वज प्रवर्तक बनकर पूरे विश्व के अंदर सम्मान के अधिकारी बने हैं। इसमें हम सबको गौरव होना चाहिए। कोरोना महामारी आई, देश भर के हेल्थ सेक्टर के पंडित जो जानकार थे वो शंका व्यक्त करते थे कि भारत का हाल क्या होगा। ये बात सही थी, कोई हमारे लिए खराब सोचने वाले लोग वो नहीं थे। हमारी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं ठीक नहीं थी। देश भर में एक ही लेबोरेटरी थी जो कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकती थी, पुणे में थी। आप बताइए 130 करोड़ देश में एक लेबोरेटरी से भला कोरोना को कैसे कंट्रोल कर सकते? आज हर जिले में 2 लेबोरेटरी हैं। आज ऑक्सीजन सिलेंडर वाले बेड के संख्या 10 गुना बढ़ चुकी है, वेंटिलेटर वाली संख्या अनेक गुना बढ़ चुकी है। 50 बेड से ज्यादा वाले अस्पताल 2 साल के अंदर सब स्वयं अपना ऑक्सीजन बनाएंगे। ये सारा काम केवल 1.5 साल के अंदर हमने किया है और कोरोना से लड़ते लड़ते लॉकडाउन के समय में किया है। और वैक्सीनेशन, पोलियो से लेकर कई वैक्सीन कांग्रेस के समय में ढूंढ ली गई, उसके बाद 10-10 साल तक वैक्सीन यहां पहुंची भी नहीं थी, देने का तो सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी सरकार, आपकी सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ की आबादी का वैक्सीनेशन देखते 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 समाप्त करने के कगार पर हम पहुंच गए। 155 डोज लग गए और मैं जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं, वैक्सीन देने की और इसके एक्नॉलेजमेंट की सबसे सटीक व्यवस्था पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छी है तो हिंदुस्तान में है। यूरोप और अमेरिका भी इसका सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं कर सकते। आप वैक्सीन ले लो, 30 सेकंड के अंदर मोदी जी की फोटो के, हंसती हुई फोटो के साथ आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन का पहला डोज समाप्त, दूसरा डोज समाप्त, आप 100% वैक्सीनेटेड हो। एक कोविन ऐप कितनी दूरदर्शिता होगी कि वैक्सीन बनने के 8 महीने पहले कोविन ऐप बन गया था, इसका ट्रायल रन हो चुका था। और अभी कहा, मैं तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे, मगर जब अच्छी थी तब भी महाराष्ट्र की जनता ढूंढती थी कहां है सरकार। ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? जरा जोर से बोलो भाई, ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? और मोदी जी ने 20 बार सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, 3 बार राज्यपालों के साथ संवाद किया, ढेर सारे अस्पतालों के साथ ऑनलाइन बातचीत करी और 130 करोड़ लोगों को कोरोना की लड़ाई के साथ जोड़ दिया। मित्रों, एक बार 65 की लड़ाई के वक्त जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम आपको चावल नहीं भेजेंगे, तब लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता का आह्वान किया था कि शनिचर के दिन कोई चावल न खाए, और पूरे देश में शनिचर के दिन कभी चावल नहीं पकते थे। और आज नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि आप कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए घंटी बजाओ। पूरा देश थाली और घंटी लेकर बाहर आकर घंटी बजाता था। उन्होंने कहा, जिन्होंने काम किया इसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए घर में एक दिया जलाओ। जिसके घर में कोई दिन दिया नहीं जलता था, उसके घर में भी उस दिन दिया जल गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था। उन्होंने कहा, हमें स्वयं शिस्त रखनी पड़ेगी, इसके लिए जनता कर्फ्यू करो,
पुलिस कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी, एक दिन पूरा देश की जनता बाहर नहीं आएगी। 130 करोड़ की जनता अपने आप को घर में बैठकर बंद कर लिया, कोई सरकारी सूचना के बगैर। ये जो स्वीकृति है हमारे नेतृत्व की, ये जो स्वीकृति है हमारे नेता की, मित्रों, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उसको हमें सम्मान भी होना चाहिए, उसको ध्यान में भी रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब मैं आज संगठन की बात करना नहीं चाहता, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से, पुणे महानगर के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से कार्यक्रम हाथ में लिया है, मुझे पूरा भरोसा है बाकी की व्यवस्था भी ये करेंगे चुनाव तक की, इसमें संगठन की बात नहीं करता। परंतु मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, एक सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना, उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना, आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं है, सिर्फ धुआं बाहर निकालती है और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या ये सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? जो महाराष्ट्र आजादी के बाद कई सालों तक हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा, देश का नेतृत्व किया, चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, महाराष्ट्र ने सालों तक देश का नेतृत्व किया। क्या ये लोग महाराष्ट्र को पुराना वैभव दिला सकते हैं? क्या हमने मुकर कर कोई लाग लपेट के बगैर ये बात लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास, पुणे के मतदाताओं के पास जाना पड़ेगा। ये निकम्मी सरकार है और इस सरकार की पतन की शुरुआत, इस सरकार के पतन की शुरुआत पुणे महानगर पालिका के परिणामों से होनी चाहिए। और लक्ष्य कभी नीचा मत रखना दोस्तों। मैं सुन रहा था, कोई 100 कह रहा था, कोई 110 कह रहा था, कोई 120 कह रहा था। लक्ष्य नीचा मत, जनता ज्यादा देने के लिए बैठी है, मांगने में कंजूसी मत करना। मैं आपको आज बताकर जाता हूं, पुणे की जनता फूल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। परिश्रम करिए, अपने आप को तैयार करिए। मित्रों, मोदी जी ने डीबीटी किया है। हमारा डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मानो एक विधवा है, उसको 1200 रुपया मिलना है,
तो सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा कि लाओ माई 100 रुपया लो तो मैं 1200 दिला देता हूं, कोई नहीं आएगा। कोई वृद्ध है, उसको वृद्ध पेंशन मिलती है तो उसके अकाउंट में सीधा चले जाएगा। कोई विद्यार्थी है, उसको स्कॉलरशिप मिलनी है तो इसके अकाउंट में सीधी पहुंच जाएगी। इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने नई व्याख्या बनाई है। कांग्रेस ने डी पकड़ लिया, डी से उन्होंने मतलब निकाला डायरेक्ट की जगह डीलर। शिवसेना ने बी पकड़ लिया, उन्होंने ब्रोकर, और एनसीपी ने ट्रांसफर में कट मनी। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, ये डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर का बिजनेस कहते हैं। बताइए महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए या डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाने वाली सरकार चाहिए? अरे मुझे कहने से क्या होगा, ये पुणे के मतदाताओं को कहना पड़ेगा। वो तब कह पाओगे जब घर घर ये पुस्तिका लेकर जाओगे, मोदी जी का संदेश लेकर जाओगे, चंद्रकांत दादा और देवेंद्र का संदेश लेकर जाओगे। करोगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता अभी भी नहीं सुनाई पड़ता। ये लोकमान्य तिलक की नगरी है। तिलक महाराज ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। शिवसेना कहती है, सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी भी प्रकार से मैं लेकर रहूंगा। अब बन गए एक बार मुख्यमंत्री। मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है इस्तीफा दीजिए, कर दो दो हाथ, तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार बैठा है। महाराष्ट्र की जनता भी हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठी। इस प्रकार से सिद्धांत विहीन राजनीति किसी भी राज्य की सरकार पसंद नहीं करती। मित्रों, महंगाई 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 इतनी छातियां पीटते थे या नहीं पीटते थे भी बताओ। अचानक मोदी जी ने फैसला कर दिया कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम घटाएंगे, घटा दिए मोदी जी ने। अब बारी आई राज्य सरकारों ने, भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी दाम घटाए और कुल मिलाकर 15 रुपया दाम घट गया। अब इनको लगा थोड़ा सुनने में तकलीफ हुई या क्या हुई। मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि भाई केंद्र सरकार ने इतना टैक्स घटाया, इतना पेट्रोल डीजल को सस्ता कराया, अब राज्य सरकार भी थोड़ा करे। भाजपा शासित राज्य सरकार, ओडिशा, काफी सरकारों ने कर दिया, बिहार ने भी करा। अब इनको सुनने में कोई गलती हो गई या उस वक्त उसी विचार चलता है, इन्होंने दारू सस्ता कर दिया। बोले अरे भाई, दारू नहीं करना था सस्ता, पेट्रोल और डीजल सस्ता करना था। अब इस प्रकार की समझ है तो क्या सकते, आपने कहना पड़ेगा देश भर में पेट्रोल डीजल 15 रुपया सस्ता हुआ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ है? उद्धव ठाकरे सरकार इसका जवाब दे। दारू नहीं चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल चाहिए। मित्रों, ट्रांसफर के अंदर कमीशन लेने के इतने केस रजिस्टर हुए, बड़े बड़े लोगों को जेल में जाना पड़ा है। मित्रों, ये सरकार के दो ही लक्षण है, राजनीति का अपराधीकरण और वसूली का शासन। और विंडिक्टिवनेस से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को केस में फंसा रहे हैं। क्या आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? कांग्रेस ने 19 महीने तक हमारी पूरी पार्टी को जेल में डाल दिया था। जब चुनाव आया, दो हाथ करा, स्वयं आपकी नेता इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आपको याद नहीं है? और क्रिमिनल केस लगा रहे हैं। मित्रों, ये सारी जो चीजें हैं, चाहे हमारे साथ 19 के विधानसभा चुनाव के बाद जो विश्वासघात हुआ है, इसका परिमार्जन करना है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से महंगाई दूर करनी है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से भ्रष्टाचार दूर करना है, चाहे रुका पड़ा महाराष्ट्र का विकास उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, चाहे महाराष्ट्र को अपना खोया हुआ गौरव वापिस देना है,
चाहे शिव छत्रपति के सपनों को साकार करना है, ये सारा करना है तो कहीं से विजय की शुरुआत करनी पड़ेगी और मौका पुणे वालों के हाथ में है। मैं कह रहा हूं मौका पुणे वालों के हाथ में है। अब आप क्या करोगे इस पर निर्भर करता है। मित्रों, मुझे बताओ, महाराष्ट्र के विजय की नींव, मजबूत नींव डालने के लिए पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? जोर से बोलो, ऐसे नहीं बोलते। पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? तैयार है क्या? दोनों हाथ उठाकर बोले, पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? संपर्क अभियान को सफल बनाओगे? हर मतदाता का संपर्क करोगे? मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे? मित्रों, ये बहुत बड़ा मौका है पुणे के कार्यकर्ताओं के पास। कभी कभी एक चुनाव एक ही परिणाम आता है। पुणे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव ऐसा है कि जो एक चुनाव में परिश्रम करने से 2 चुनाव के परिणाम आएंगे, आपके ही चुनाव से आने वाला। अतः मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पुणे के लिए, महाराष्ट्र के लिए मोदी जी ने जो कहा है, अभी किया है, उसको अभी मैंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है और आज प्रेस भी पार्टी इश्यू करने वाली है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस अभियान को सफल बनाइए, हर मतदाता को घर से बूथ तक ले जाने का प्रयास करिए। कमल के निशान पर बटन न दबाए तब तक आपको आराम का अधिकार नहीं है। इस बात का प्रण लेकर आज यहां से आइए, जाइए। स्वर्ण जयंती का वर्ष है। फिर एक बार महाराष्ट्र में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान की सरकार बनाने के लिए हम कटिबद्ध हो। यही मेरी विनंती है, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।